ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लुगुन साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा आज से पहले तक जब भी हुई तो सबसे बड़ा जो एक तरह से फोकस रहा करता था रक्षा सौदों, रक्षा संबंधों को लेकर और सामरिक साझेदारी। लेकिन इस बार इस दौरे को आप किस तरह से अलग देखते हैं, क्योंकि सामरिक साझेदारी से तकनीकी साझेदारी की तरफ दोनों ही देश बढ़ रहे हैं। इनोवेशन ईयर है ये दोनों देशों के लिए। तो उसी कड़ी में है। हमें याद है कुछ ही महीने पहले फरवरी में ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रों साहब, तो वो भारत आए थे, जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में आए थे। और 17 फरवरी को जो है फ्रांस इंडिया इनोवेशन जो ईयर है उसको मुंबई में उसका उद्घाटन किया गया था, दोनों हमारे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैक्रो के द्वारा। और प्रेसिडेंट मैक्रो इंडिया आते रहे, बल्कि उनकी ये चौथी विजिट थी। वो 2024 में हमारे गणतंत्र दिवस के खास मेहमान भी रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री भी जो फ्रांस बराबर जाते रहे हैं। 2023 में वो जब फ्रांस के जो नेशनल डे है वहाँ पर वो उनके मुख्य अतिथि थे। और उसी समय जो है कि इंडिया फ्रांस 2047 ग्लोबल विजन लॉन्च हुआ था। और उसके तहत जो है कि हमारा लंबा चौड़ा प्लान है। और फिर उसी साल जो है कि उन्होंने जो हमारे दूसरे बड़े शहर है मार्साई, वहाँ भी जो एक हमारे नए कॉन्सुलेट जो है कि कभी फ्रांस में कोई कॉन्सुलेट रहा नहीं है, तो वहाँ पर उन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो ये हमारे बढ़ते संबंध की ओर दर्शाता है। और फ्रांस से हमारा जो रिश्ता है काफ़ी व्यापक हो चुका है। तकनीकी क्षेत्र में तो ही है, स्पेस में जो है हमारे इसरो और जो CNES जो फ्रांस के जो स्पेस एजेंसी है उनके साथ हमारे कई जो है कि सैटेलाइट जो है कि फ्रांस जो गयाना है वहाँ से गए हैं। और फ्रांस ही एक, अगर हम थोड़ा पृष्ठभूमि में जाए तो फ्रांस ही एक यूरोपीय देश है जहाँ 1998 में हमने पहला जो सामरिक या स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को यूरोपीय देश से किया था। और फ्रांस के लिए भी भारत जो है कि पहला जो है कि गैर यूरोपीय देश था जिसे उन्होंने इस तरह का संबंध बनाया था। उसको प्रधानमंत्री के हमारे प्रधानमंत्री के रहते उसको ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर उसको बढ़ा दिया गया है। तो और जिस तरह से नीस के बारे में कहा कि वो बहुत अहम शहर है, बल्कि अब तो मार्साई में जो है कि जो हमारे यहाँ हर साल रायसीना डायलॉग होता है, तो उस तरह से रायसीना डायलॉग का जो मेडिटेरेनियन चैप्टर है वो फ्रांस में शुरू हो गया है। हमारे विदेश मंत्री जब गए थे तो वो हुआ था। तो इस तरह से हमारे संबंध बहुत बढ़ रहे हैं। और जो इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी पर जो जहाँ पर ये आजकल जोर दिया जा रहा है और जिस तरह से फ्रांस के साथ हमारे बढ़ रहे हैं। और फ्रांस के कई कंपनी जो है हमारे यहाँ जो है, जैसे कि खास करके रेलवे में, सिग्नलिंग में, स्पेस में और खास करके रक्षा में जो है खास राफेल जो है कि एयरक्राफ्ट खरीदे हैं और उसके तहत मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी चल रहा है। तो और रेलवे में जो है, रेल में है कि हालांकि अभी हमारे अन्य देशों के साथ हमारा संबंध है, लेकिन फ्रांस के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी है। सिग्नलिंग वगैरह जो है काफ़ी सामान रेलवे से आता है, टेलीकम्युनिकेशन में भी आता है। मैं काफ़ी पहले फ्रांस में था तो समय ये सब जो है कि आधारशिला रखा गया था, जो कि अभी बढ़ते गया है। और क्योंकि यूरोपीय देश में फ्रांस ही एक ऐसा देश है जहाँ से हमें एक बहुत ही पावरफुल देश है, वो UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। जी हाँ, और हमेशा से UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की दावेदारी को लेकर हमेशा फ्रांस समर्थन करता रहा है। तो फ्रांस भारत का एक सिर्फ साझेदार नहीं, एक भरोसेमंद साझेदार और भारत की विकास यात्रा में साथ है, क्योंकि होराइजन 2047 जब भारत अपने आजादी के 100 साल पूरा करेगा तो उस रोड मैप में भी फ्रांस लगातार भारत के साथ है। प्रोफेसर अंशु भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर अंशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत इनोवेट्स का शुभारंभ करेंगे राष्ट्रपति मैक्रों के साथ।
कैसे देखती हैं दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत के साथ प्रधानमंत्री जब इस मंच पे मौजूद होंगे तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फ्रांस का सिर्फ साथ नहीं होगा, बल्कि जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसकी शुरुआत से पहले ये कहा कि कौन इनोवेट करने जा रहा है भारत के साथ, कौन आगे बढ़ के इनोवेट करेगा, बात इसकी है। तो आप किस तरह से देखती हैं यहां से भारत की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में इस यात्रा को? रितु जी, ये यात्रा सुदीर्घ, सशक्त होने वाली है, सार्थक होने वाली है, क्योंकि इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो है भारत इनोवेट्स का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में होने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं, और जब हम फ्रांस की ओर देखते हैं तो हमारा एक टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। 1998 के हमारे परमाणु परीक्षण से लेकर आज तक हमने देखा है कि चाहे रक्षा सहयोग का क्षेत्र हो, व्यापारिक सहयोग का क्षेत्र हो या सांस्कृतिक सहयोग का क्षेत्र हो, सभी में फ्रांस एक बहुत ही कहें कि सशक्त सहयोगी के रूप में हमारे साथ खड़ा रहा। इसीलिए फ्रांस के साथ हमारी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अब, और ये इसका यदि आधार स्तंभ देखें तो होराइजन 2047 रोड मैप है, जिसमें भारत के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए फ्रांस, चाहे आप रक्षा सहयोग का क्षेत्र देखें, स्पेस कोलैबोरेशन की बात करें, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात करें, सांस्कृतिक सहयोग की बात करें, तकनीकी सहयोग की बात करें, जो एक हॉरिजॉन्टल लेयर की तरह इन तमाम जो ये सहयोग के क्षेत्र हैं इनमें एक हॉरिजॉन्टल लेयर का काम करता है, इनकी बात करें तो फ्रांस हमारे साथ लगातार काम कर रहा है। जैसे उदाहरण दूं कि रक्षा के क्षेत्र में जो हमारे राफेल जेट इंजन के 6th जनरेशन पर काम चल रहा है, वो भारत में को मैन्युफैक्चर कर रहा है भारत फ्रांस, ताकि मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को मजबूत किया जा सके। लेकिन क्या प्रोफेसर अंशु आप ये मानती हैं कि इस यात्रा में प्रधानमंत्री की हम कई मतलब एक तरह से अहम फोकस रहेंगे? पहला फोकस इनोवेशन है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, एआई है। ये वो क्षेत्र है जिसे भारत ने पिछले 12 सालों में इसमें एक बड़ा निवेश किया है, और अब ये साझेदारी एक नए स्तर पर जारी है, क्योंकि इसके दूसरे दो फोकस जो हैं वो G7 का एक मंच होगा, और बायलैटरल संबंध तो हैं जो आप बता रही हैं कि ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे दोनों देशों ने अपने उस स्तर को ले गए हैं। तो इनोवेशन पे फोकस करते हुए जब हम बात कर रहे हैं तो लैब टू मार्केट ये एक बड़ी समस्या ना कहें, सफर का एक हिस्सा है। इसमें फ्रांस के साथ साझेदारी कितना सहयोग करने जा रही है? क्या नए मार्केट खुलेंगे भारत के लिए? अपार संभावना है, क्योंकि फ्रांस के उस नीस शहर में भारत इनोवेट्स का आयोजन होने जा रहा है, जो अपनी तकनीकी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। दुनिया की सर्वोत्कृष्ट स्मार्ट सिटीज में से एक है, अलग अलग इनोवेशन सेंटर्स हैं, 2500 के करीब यहाँ पर ये तमाम नवाचार से जुड़ी हुई जो तकनीकें हैं, एआई की और हम देखें तो वो महत्वपूर्ण कंपनीज यहाँ पर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस लैब टू मार्केट मॉडल की आपने बात की है, ताकि ये जो स्टार्टअप्स हैं इनको फंडिंग मिल सके, इनके पास पैसा आ सके, इनको पैसा लगाने वाले एंजल इन्वेस्टर्स मिल सके, जब हम उसकी बात करते हैं तो इसी मॉडल को जो नीस में ये कंपनीज है वो फॉलो करती हैं। तो इस शहर का अपना एक महत्व है, इस जगह का महत्व है, और टाइमिंग का बहुत महत्व है। तो भारत की जो अलग अलग स्टार्टअप कंपनीज हैं, जो सिलेक्टेड कंपनीज हैं, वो इसमें शिरकत करने वाली हैं, और तमाम जो ये हमारे भारतीय हैं, इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको अलग अलग विश्व के जो तमाम नीति निर्माता आप कह लीजिए, इन्वेस्टर्स कह लीजिए, और तमाम इस प्रकार की इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो दूसरे बिग शॉट्स हैं, उनसे मिलने का, बात करने का, संवाद करने का, अपने नॉलेज को एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ से गाड़ी हमारी जो है तेज दौड़ना मुझे लगता है कि शुरू करेगी। बिल्कुल, 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स और डीप टेक इस मंच पर मौजूद होंगे। एम्बेसडर लुगुन, भारत G7 मंच का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत की भागीदारी खासकर आज के मौजूदा वैश्विक दौर में, भारत और फ्रांस की साझेदारी, भारत की लगातार भागीदारी इस मंच पर किस तरह से बेहद अहम और अलग हो जा रही है 2026 में? हाँ ये G7 में हमारे प्रधानमंत्री जो है लगातार 7 बार भागीदारी हो सके हुए हैं, और G7 में जो है कि लगातार भारत को पिछले वर्षों से बुलाया जाना ही एक बहुत मुख्य एक इंडिकेशन है कि जो विश्व भारत को देते हैं। एक समय चाइना को भी बुलाया जाता था, रशिया भी था, G8 होता था उस समय। अब चाइना को बुलाया नहीं जाता, उसके अपने कारण है। तो इस तरह से जो भारत का जो बैलेंसिंग रोल है वो बहुत अहम हो जाता है, खास करके जो विकासशील देशों के संबंध में, और ग्लोबल साउथ का जो वॉइस जो कहते हैं, जिसके कि
आप उनके बिहाफ में बोलना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भारत ने जब G20 होस्ट किया था कुछ ही सालों पहले, तो उसमें जो है कि अफ्रीकन यूनियन, जो कि इतना बड़ा भाग्य है जो विकासशील देशों का, 54 देशों का, उनको उनमें सदस्यता दिलाई थी। तो इस तरह से, और G7 जब शुरू हुआ था 1975 में, तो उस समय उनका जो विश्व में जो GDP का प्रतिशत करीब 70%, जो कि घट के अब 43% रह गया। अब दूसरे खेल में जैसे ब्रिक्स हुआ, SCO हुआ, इनका जो हिस्सेदारी है विश्व के GDP में, उनका बहुत बढ़ोतरी हो गया है। और भारत जो है कि G7 के अलावा ब्रिक्स में का भी सदस्य है। अब ब्रिक्स समिट तो इस साल भारत अभी करेगा भी, जैसे अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स का चल रहा है, और फिर SCO में भी भारत मेंबर है, और इधर इंडो पैसिफिक में भी है, जहाँ की फ्रांस बहुत रोल प्ले कर रहा है। अब राइसीना डायलॉग का बाहर का चैप्टर फ्रांस में शुरू हो गया है मेडिटेरेनियन पैसिफिक को लेकर के। तो भारत का रोल जो है कि एक जो बोलते हैं पुल की तरह, जो जहाँ पर कि एक तरफ शक्तियां जैसे चाइना है, रशिया है, ब्रिक्स में ब्राजील है, और दूसरे तरफ G7 है, जो कि विश्व के सबसे बड़े 7 जो बड़े विश्व के मजबूत आर्थिक ताकतों के मंच पर भारत होगा। प्रोफेसर अंशु, अगर हम पिछली भारत की भागीदारी G7 के मंच पर देखें और 2026 की इस भागीदारी को आप किस तरह से अलग भी देखती हैं, क्योंकि मौजूदा चुनौतियां वैश्विक जो हैं वो एक बहुत अलग हैं पिछले कुछ समय से। ऐसे में भारत की भूमिका को कैसे आप देख रही हैं, और भारत के लिए G7 का मंच क्यों अहम हो जाता है? देखिए, G7 को यदि हम देखें तो विश्व के शक्तिवान देश US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों और कनाडा इसके सदस्य देश हैं। और भारत हालांकि इसका एक परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन हर बार पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री को इसमें शिरकत करने के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें बायलैटरली और मल्टीलैटरली, क्योंकि G7 के जब आप पर्पस को देखती हैं ऋतु जी, तो वो अलग अलग जो वैश्विक समस्याएं हैं उनका कैसे समाधान खोजा जाए, इस पर ये शक्तिवान देश काम करते हैं और दूसरे देशों को जोड़कर काम करते हैं। तो इसमें आप चाहे हमारे आसपास की उथल पुथल की स्थिति को देखिए, जो युद्ध इस वक्त चल रहे हैं, इसमें इन देशों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी दृष्टि से देखिए। फिर यदि हम सप्लाई चेन्स जो भी डिस्टर्ब हो रखी हैं, ऊर्जा सुरक्षा जिस तरह से डिस्टर्ब हो रखी वैश्विक स्तर पर, इसकी दृष्टि से देखें तो इसके समाधान को खोजने के लिए हो सकता है बात हो साइडलाइंस पर बायलैटरली भी और मल्टीलैटरली भी मुख्य मंच से। और इसके अलावा जो हम देखते हैं कि अलग अलग ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विशेषकर AI के क्षेत्र में, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जिस तरह से पूरे एक वैश्विक स्तर पर मल्टीलैटरल लेवल पर काम चल रहा है, उसको देखते हुए भारत का G7 से जुड़ा रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत की दृष्टि से देखें तो ये जो ग्लोबल साउथ का एजेंडा है, तो भारत ये तमाम जो विश्व के शक्तिवान देश हैं, ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच में भारत एक पुल का काम करता है ऋतु जी, ताकि ये गैप समाप्त हो और ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको नेतृत्व की भूमिका में आगे लाया जा सके। यही काम हमने जब हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी तब भी किया था, अफ्रीकन यूनियन को इसमें परमानेंट मेंबर के रूप में जोड़ के, और अभी हमारे पास इस वर्ष ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आज इंदौर डिक्लेरेशन जारी हुआ है, इंदौर में कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है ब्रिक्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके। तो ये समझना आवश्यक है कि भारत इस वक्त एक पिवोटल भूमिका में, भारत इस वक्त वैश्विक राजनीति की केंद्रीय भूमिका में है। तो फिर G7 जैसे मंच पे G7 के देशों के लिए भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत एक पुल की तरह काम करता है। बिल्कुल, भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी दर्शाती है ये कि भारत G7 के मंच पर उपस्थित रहता है, आमंत्रित रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर लुगुन आपका भी, और प्रोफेसर अंशु आपका भी विस्तार